मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन से संबंधित दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम कोलाइडी अवस्था को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन या परिचय। इसमें हम देखेंगे कि कोलाइडी अवस्था क्या होती है और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स, मिश्रणों के प्रकार को देखेंगे। तो मिश्रणों की 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। उसे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। जो सेकेंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोजिशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन का संगठन। कोलाइडी विलयन के निर्माण में 2 प्रावस्थाएं होती हैं। एक कहलाती है प्रक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी कहलाती है प्रक्षेपण। तो इसको देखेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडों के प्रकार। विभिन्न आधारों पर कोलाइडी विलयन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में, कोलाइडों के प्रकार में। और जो लास्ट टॉपिक इस वीडियो का रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडों का निर्माण तथा शोधन। तो स्टार्ट करते हैं। कोलाइड्स में सबसे पहले देखते हैं कोलाइड्स का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ कोलाइड्स। एक वैज्ञानिक थे थॉमस ग्राम। उन्होंने पदार्थों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। एक को क्रिस्टलॉइड कहा और दूसरे वर्ग को कोलॉइड कहा। थॉमस ग्राम ने पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। एक को कहा क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टला, और दूसरे को कहा कोलॉइड। वे पदार्थ जिनका विलयन आसानी से पादप झिल्ली अथवा चर्मपत्र या चर्मपत्र को ही जंतु झिल्ली कहा जाता है। तो वे पदार्थ जिनका विलयन आसानी से पादप झिल्ली अथवा जंतु झिल्ली से होते हुए पार हो जाता है या विसरित हो जाता है, वो कहलाते हैं क्रिस्टलॉइड। और वे पदार्थ जिनका विलयन आसानी से पादप झिल्ली अथवा जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाता या इन पादप झिल्ली या जंतु झिल्ली से होते हुए आसानी से विसरित नहीं होता, वो कहलाते हैं कोलॉइड। अगर आसानी से विसरित हो जाए तो क्रिस्टला और अगर विसरित ना हो तो कोलॉइड। वे पदार्थ जिनका विलयन आसानी से पादप झिल्ली या अथवा चर्मपत्र या इसी को जंतु झिल्ली भी कहते हैं, जंतु झिल्ली से होते हुए विसरित हो जाए
क्रिस्टलाव कहलाते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, या इसी को कॉमन साल्ट भी कहते हैं, यूरिया, शुगर, एक्सेट्रा। और वे पदार्थ जिनका विलयन आसानी से पादप झिल्ली अथवा चर्म पत्र या इसी को जंतु झिल्ली कहते हैं, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कह दिया जाता है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। यानी कि वे पदार्थ जिनका विलयन आसानी से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है वो कहलाते हैं क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टलाव, और जिनका पार नहीं करता वो कहलाते हैं कोलॉइड। तो कोलॉइड वे पदार्थ हो गए जिनका विलयन आसानी से पादप झिल्ली अथवा चर्म पत्र अथवा जंतु झिल्ली से होते हुए विसरित नहीं होता। वो कहलाते हैं कोलॉइड। बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न विलायकों में क्रिस्टलाव और कोलॉइड की तरह व्यवहार करता है। मतलब एक विलायक में तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार करेगा और दूसरे विलायक में कोलॉइड की तरह व्यवहार करेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये पदार्थों का वर्ग ना होकर उनकी एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है, और पदार्थ के कणों के आधार पर मिश्रणों के 3 प्रकार बताए गए। एक कहलाते हैं वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे कहलाते हैं कोलॉइडी विलयन कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरे कहलाते हैं निलंबन। तो बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ही पदार्थ एक विलायक में तो क्रिस्टलाव की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, और दूसरे विलायक में कोलॉइड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। अतः कोलॉइड व क्रिस्टलॉइड पदार्थ का वर्ग ना होकर उनकी एक अवस्था होती है जो
पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करता है। अतः पृष्ठलाभ अथवा कोलॉइड, इसे कलिल अवस्था भी कहा जाता है। पृष्ठलाभ अथवा कोलॉइड पदार्थ का वर्ग ना होकर एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करते हैं। पदार्थ के कणों के आधार पर मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं वास्तविक विलयन, दूसरे कहलाते हैं कोलॉइडी विलयन और तीसरे कहलाते हैं निलंबन। कणों के आकार के आधार पर मिश्रण निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं वास्तविक विलयन, दूसरे कहलाते हैं कोलॉइडी विलयन और तीसरे कहलाते हैं निलंबन। अब हम कणों के आधार पर मिश्रणों के प्रकार देखेंगे, यानी कि वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन और निलंबन को देखेंगे। कणों के आकार के आधार पर मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशंस, दूसरे कहलाते हैं कोलॉइडी विलयन या कोलॉइड्स, तीसरे कहलाते हैं निलंबन या सस्पेंशन। अगर हम कणों का आकार देखें तो जो विलेय के कणों का आकार 10⁻6 से 10⁻5 मीटर होता है। 10⁻6 मीटर से 10⁻5 मीटर होता है। अगर इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर। अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो 1 एंगस्ट्रॉम से 1 नैनोमीटर। विभिन्न इकाइयों में कणों के आकार को व्यक्त किया जा सकता है। आप सभी किसी एक यूनिट में कणों के आकार को याद करें तो सबसे अच्छा होगा मीटर में ही याद करें। जो कोलॉइडी विलयन होते हैं इनमें कणों का आकार
जो विलयन होता है उसमें जो चीज डाली जाती है उसे विलेय कहते हैं, और कोलाइडी विलयन में इसे विलेय नहीं कहेंगे, इसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। इसको हम बाद में बताएंगे। तो जो कणों का आकार होता है वो 10⁻5 से 10⁻3 मीटर तक होता है, या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और जो निलंबन होते हैं इनमें कणों का आकार 10⁻3 मीटर से अधिक या 1000 नैनोमीटर से अधिक। और अगर हम विलायक के कणों को देखें तो तीनों ही विलयनों में विलायक के कणों का आकार 10⁻6 से 10⁻5 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर। विलायक तीनों में समान ही रहेगा और विलेय के कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट है प्रकृति। ये जो वास्तविक विलयन होते हैं ये समांग होते हैं, इनके प्रत्येक हिस्से की संरचना समान होती है, इसलिए ये समांग होती है। होमोजीनियस होते हैं। और जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो सामान्य आंखों से तो समांग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में विषमांग होते हैं। अगर उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो ये विषमांग दिखाई देते हैं, तो ये विषमांग होती है। और ये भी विषमांग होती है। अब इनके उदाहरण अगर हम लें तो नमक का विलयन, चीनी का विलयन, ये वास्तविक विलयन का उदाहरण होता है। कोलाइडी विलयन के अंतर्गत गोंद आती है या स्टार्च आता है। स्टार्च या गोंद पेस्ट तरीके के सब्सटेंस हैं, तो वो देखने में तो समांग लगते हैं लेकिन वास्तव में समांग नहीं होती। या वो औषधियां जो सिरप के फॉर्म में होती हैं, अगर उन्हें ज्यादा समय तक रखे रहने दिया जाता तो वो इकट्ठा हो जाती तली में और फिर उन्हें हिला करके हम फिर से यूज में लाते हैं, तो वो भी कोलाइडी विलयनों के ही उदाहरण होते हैं। और निलंबन का उदाहरण होता है कीचड़ या बरसात का पानी जो सड़कों पे बहता है, उसमें कणों का आकार काफी बड़ा होता है, तो ये समांग होते हैं। ये विषमांग होते हैं और ये भी विषमांग होते हैं। विजिबिलिटी, ये या दृश्यता, ये सामान्य आंखों द्वारा समांग दिखाई देती है। समांग दिखाई देती है, समांग होती है। ये सामान्य आंखों द्वारा समांग दिखाई देते हैं। किंतु उच्च क्षमता के
सूक्ष्मदर्शी द्वारा विषमांग दिखाई दे। और ये सामान्य आंखों द्वारा ही विषमांग दिखते हैं। तो ये तो रहा दृश्यता के बारे में। ये समांग होते हैं, ये सामान्य आंखों द्वारा समांग दिखाई देते हैं, लेकिन जब उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तो विषमांग दिखाई देते हैं, और ये सामान्य आंखों द्वारा ही विषमांग दिखाई देते हैं। अब हम कुछ गुण और देखेंगे। जो अगला गुण है वो है पारदर्शिता। वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं। कोलाइडी विलयन अल्प पारदर्शी या अपारदर्शी। और जो निलंबन होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं। वास्तविक विलयनों के आर पार देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयनों के आर पार अल्प मात्रा में देखा जा सकता है, या ये भी संभव है कि आर पार ना देखा जा सके। और जो निलंबन होते हैं उन्हें आर पार नहीं देखा जा सकता, उनमें आर पार दिखाई नहीं देता। परासरण दाब जो वास्तविक विलयन होते हैं उनमें परासरण दाब उच्च होता है। कोलाइडी विलयनों में निम्न होता है, और निलंबन में भी निम्न। विसरण अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को आसानी से पार कर जाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली को आसानी से पार कर जाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली को आसानी से पार नहीं करते, और ये पार नहीं करते। निलंबन होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विसरित नहीं होते। वास्तविक विलयन बड़ी आसानी से विसरित हो जाते हैं, कोलाइडी विलयन भी विसरित नहीं होते। अब जो अगला प्रभाव है वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि जब मिश्रण से होते हुए प्रकाश को निकाला जाए, या कोलाइडी विलयन से होते हुए जब प्रकाश निकलता है तो उसका मार्ग एक चमकदार शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक विलयन भी प्रदर्शित नहीं करते, निलंबन भी प्रदर्शित नहीं करते, केवल कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। और इस तरीके के जो उदाहरण होंगे तो मैंने बताया था, नमक तथा
चीनी का विलयन, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, ये कोलाइडी विलयनों के उदाहरण हैं। और निलंबन के उदाहरण हैं कीचड़, बरसात का पानी आदि। बरसात का वो पानी जो सड़कों से होते हुए बहता है, वैसे तो बरसात का पानी शुद्ध जल ही होता है, लेकिन जो उसमें जब सड़कों पे बहता है तो उसमें गंदगी वगैरह मिल जाती है, वो निलंबन के रूप में होते हैं। अब हम कोलाइडी विलयन के संगठन को पढ़ेंगे। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइडों का संगठन। कोलाइडी विलयन का निर्माण दो प्रावस्थाओं द्वारा, जिनमें से एक को प्रक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी को प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलॉइडी विलयन का निर्माण निम्न दो प्रावस्थाओं द्वारा होता है। एक कहलाती है प्रक्षिप्त प्रावस्था, या इसी को असतत प्रावस्था, आंतरिक प्रावस्था के डिस्पर्स्ड और डिसकंटिन्यूअस और इंटरनल फेस, और दूसरी कहलाती है प्रक्षेपण माध्यम, या इसी को कहते हैं सतत प्रावस्था या बाह्य प्रावस्था। डिस्पर्सन मीडियम, या इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस और एक्सटर्नल फेस। कोलॉइडी विलयन के निर्माण में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो विलयन के विलेय की भांति प्रक्षेपित किए डाले जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। मतलब वो प्रावस्था जो होती है वो कहलाती है प्रक्षिप्त प्रावस्था,
या इसी को कहते हैं असतत प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था। और प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसमें प्रक्षेपित की जाती है, यानी कि जो सामान्य विलयन के विलायक की भांति होते हैं, वो कहलाते हैं प्रक्षेपण माध्यम। तो जो प्रावस्था वितरित होती है, डाली जाती है, उसे कहा जाता है प्रक्षिप्त प्रावस्था। और प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसमें डाली जाती है उस प्रावस्था को कहते हैं प्रक्षेपण माध्यम। कोलॉइडी विलयन के निर्माण में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो विलयन के विलय की भांति प्रक्षेपित किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था कहलाते हैं। प्रक्षेपण माध्यम या सतत प्रावस्था को यदि परिभाषित करें तो कोलॉइडी विलयनों के निर्माण में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था को प्रक्षेपित किया जाता है। अर्थात जो विलयन के विलायक की भांति होती है। प्रक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर सॉल्ट का उदाहरण लें
तो सिल्वर सॉल में सिल्वर डिस्पर्स्ड फेस है, इसे डाला जाता है डिस्पर्सन मीडियम में, और डिस्पर्सन मीडियम होगा H2O। तो कोलाइडी विलयन के निर्माण में भाग लेने वाले वो पदार्थ जो सामान्य विलेय के विलेय की भांति प्रक्षेपित किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। और प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसमें वितरित होती है उसे कहा जाता है प्रक्षेपण माध्यम। ये तो रहा कंपोजिशन ऑफ कोलाइड, कोलाइडों का संगठन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है टाइप्स ऑफ कोलाइड्स या कोलाइडों के प्रकार। मेरे बेटे अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडों के प्रकार। कोलाइडी विलयनों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है और उनमें से पहला आधार है प्रक्षेपण माध्यम, ऑन बेस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि प्रक्षेपण माध्यम जल है तो उसे हाइड्रोसॉल कहते हैं या एक्वोसॉल कहा जाता है। या तो हाइड्रोसॉल कहते हैं या एक्वोसॉल कहते हैं। अगर प्रक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो उसे एल्कोसॉल कहा जाता है। यदि प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो उसे बेंजोसॉल कहा जाता है, और अगर वायु है तो उसे एरोसॉल कहते हैं। अब हम दूसरे आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे। वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है वो है ऑन बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इस आधार पर कोलाइडी विलयन 8 तरीके के होते हैं। ठोस में, द्रव में, गैस में। ठोस, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम तीनों हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में। गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं होता, क्योंकि जब गैस को गैस में डाला जाता है तो समांग मिश्रण या ये कहें विलयन प्राप्त होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, अतः कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता। तो ये मुख्य बात है कि गैस में घुल करके कोलाइडी विलयन नहीं बनाती। अब जब सॉलिड को सॉलिड में डाला जाता है, सॉलिड इन सॉलिड, तो जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसे सॉलिड सॉल कहते हैं या ठोस सॉल। इस तरह के उदाहरण है रंगीन कांच, मिश्र धातुएं और रत्न के प्रकार। जो रत्न होते हैं मूंगा है, पन्ना है, ये रत्न के जितने भी प्रकार हैं वो सब रंगीन कांच ही होते हैं। तो रत्न के प्रकार या रत्न प्रस्तर। सॉलिड इन लिक्विड इज नोन एज सॉल। अगर सॉलिड को लिक्विड में डाला जाए तो जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसे सॉल कहा जाता है। गोल्ड सॉल, स्याही, पेंट, स्टार्च। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, इसे एरोसॉल कहते हैं और इस तरह के उदाहरण है धुआं, धूल। ये तो रहा जब प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है। जब प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है तो द्रव को जब ठोस में डाला जाता है, लिक्विड इन सॉलिड,
तो जो कोलाइडी सिस्टम बनकर तैयार होता है उसे कहते हैं जेल। इस तरीके के उदाहरण है पनीर, जेली, दही, पॉलिश। लिक्विड इन लिक्विड इज नोन एज इमल्सन, या इसे पायस कहते हैं। दूध, क्रीम, मक्खन। लिक्विड इन गैस इज नोन एज लिक्विड एरोसॉल, द्रव एरोसॉल कहते हैं। बादल, कोहरा, कीटनाशक स्प्रे। गैस को जब ठोस में डाला जाता है तो जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसे कहा जाता है सॉलिड फोम, ठोस फोम। इस तरह के उदाहरण है प्यूमिस पत्थर, रबर, फोम, सूखी लकड़ी। गैस को जब द्रव में डाला जाता है तो जो कोलाइडी तंत्र बनकर तैयार होता है उसे फोम कहते हैं, जैसे साबुन का झाग, फेंटी गई क्रीम आदि। ये तो रहा, ये सोडा वाटर वगैरह भी इसी में आ जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर। तो ये तो रहा कोलाइडी विलयनों के प्रकार, प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार। तो टोटल 7 प्रकार हैं। ठोस जब डिस्पर्स फेस होती है तो सॉल यूज किया जाता है। ठोस ठोस में हो तो ठोस सॉल, ठोस द्रव में हो तो केवल सॉल, और ठोस गैस में हो तो एरोसॉल। द्रव के लिए जब द्रव प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है तो तीनों जो तंत्र बनते हैं उनके अलग नाम है, जेल, पायस और द्रव एरोसॉल। नाम यहां पर भी अलग है लेकिन सॉल यूज किया जा रहा है। और जब गैस प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है तब इसे कहते हैं, इसके नाम में लगाया जाता फोम। अगर ठोस है, इनटू से गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, देन इट इज नोन एज सॉलिड फोम, तो इसे ठोस फोम कहते हैं। गैस को द्रव में डाला जाता है तो फोम कहा जाता है। अब हम वर्गीकरण के अगले प्रकार पर आते हैं। कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण का जो अगला आधार है वो है ऑन बेस ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की पारस्परिक क्रिया, या ये कहें पारस्परिक सक्रियता, या ये कहें पारस्परिक बंधता के आधार पर। तो इंटरेक्शंस के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स और दूसरे कहलाते हैं लायोफोबिक। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की पारस्परिक क्रिया अधिक होती है या आपस में बंधता अधिक होती है, तब जो कोलाइडी विलयन बनते हैं उन्हें कहा जाता है द्रव स्नेही कोलाइड, और ये कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाते हैं। जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की पारस्परिक क्रिया या बंधुता कम होती है तब जो कोलाइडी विलयन बनते हैं उन्हें कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड, और ये कोलाइडी विलयन कठिनाई से बनते हैं। वे कोलाइड जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था की प्रक्षेपण माध्यम के प्रति सक्रियता अधिक होती है, अर्थात जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। और वे कोलाइड जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था की प्रक्षेपण माध्यम की प्रतिक्रियाशीलता कम होती है, अर्थात जो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड पर, कोलाइड के कणों पर आवेश की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों पर आवेश की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है, और द्रव विरोधी कोलाइडों की श्यानता प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता के या तो बराबर होगी या उससे कम होती है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, और जो अगला बिंदु है वो ये है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो विद्युत अपघट की सूक्ष्म मात्रा द्वारा स्कंदित नहीं होते। मैंने बताया था कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, और इस आवेश के कारण जब इनमें विद्युत अपघट मिलाया जाता है तो ये विपरीत आवेशित विद्युत अपघट के आयन के साथ संयोग करके उदासीन कण बनाते हैं।
और ये उदासीन कण तली में बैठ जाते हैं, इसी को स्कंदन कहते हैं। तो जो द्रव स्नेही कोलॉइड होते हैं वो विद्युत अपघट की सूक्ष्म मात्रा द्वारा स्कंदित नहीं होते, लेकिन जब विद्युत अपघट की अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो ये स्कंदित हो जाते हैं और स्कंदित पदार्थ को पुनः आसान विधियों द्वारा कोलॉइडीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए इन्हें उत्क्रमणी कोलॉइड भी कहते हैं। जो द्रव स्नेही कोलॉइड होते हैं वो अधिक मात्रा में जल योजित होते हैं, उनसे जल के अणु ज्यादा जुड़े होते हैं। इसलिए जब विद्युत अपघट मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट के आयन जल के संपर्क में आते हैं, सीधा कोलॉइडी कण के संपर्क में नहीं आते। तो जो विलायक है उसका जो आवरण बनता है वो इनके स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। और जो द्रव विरोधी कोलॉइड होते हैं ये कम मात्रा में जल योजित होते हैं, इसलिए ये विद्युत अपघट की सूक्ष्म मात्रा द्वारा ही स्कंदित हो जाते हैं और स्कंदित पदार्थ को पुनः आसान विधियों द्वारा कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणी कोलॉइड कहते हैं। इनमें स्कंदित पदार्थ को पुनः आसान विधियों द्वारा, जैसे अगर उसे हिला दें तो वो फिर से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्रमणी कोलॉइड कहते हैं। और इन्हें आसान विधियों द्वारा कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणी कोलॉइड कहा जाता है। इनके लिए स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में स्थायी होते हैं, और इनके लिए स्थायी कारक की आवश्यकता होती है। इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, द्रव विरोधी कोलॉइड को स्थायित्व प्रदान करने के लिए द्रव स्नेही कोलॉइड ही मिलाए जाते हैं। ये हम जब गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, तो उसमें प्रोटेक्शन या रक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जब द्रव विरोधी कोलॉइड में द्रव स्नेही कोलॉइड मिला दिया जाता है तो वो फिर आसानी से स्कंदित नहीं होता, या ये कहें कि उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। जो द्रव स्नेही कोलॉइड है उनके उदाहरण है प्रोटीन, ग्लू, जिलेटिन आदि, और जो द्रव विरोधी कोलॉइड है उनके उदाहरण है गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल आदि। अब हम वर्गीकरण के अगले आधार को देखेंगे। कोलॉइडों के वर्गीकरण का जो अगला आधार है वो है कणों की प्रकृति के आधार पर। ऑन बेस ऑफ नेचर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडी कणों की प्रकृति के आधार पर जो कोलॉइड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, बहुआण्विक कोलॉइड। दूसरा प्रकार कहलाता मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, बृहद आणविक कोलॉइड। तीसरा कहलाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स या मीसेल, संगुणित कोलॉइड या मीसेल। तो जो बहुआण्विक कोलॉइड होते हैं इनके कणों का निर्माण प्रक्षिप्त प्रावस्था में उपस्थित छोटे आकार के परमाणु अथवा अणुओं के परस्पर एकत्र होने से होता है। जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के परमाणु अथवा अणु होंगे उनका आकार छोटा होगा और वे जब परस्पर एकत्र हो जाएंगे तब कोलॉइडी कण का निर्माण करते हैं। इनके कोलॉइडी कणों का निर्माण छोटे आकार के परमाणु अथवा अणु के परस्पर एकत्र होने से होता है, जैसे सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल आदि। जो दूसरा प्रकार है वो है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स या बृहद आणविक कोलॉइड। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अणुओं का आकार कोलॉइडी कणों की सीमा में होता है। जितना कोलॉइडी कण बनाने के लिए आकार चाहिए उतना एक ही अणु का आकार होता है, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स। तो जब इनको प्रक्षिप्त किया जाता है तो इनके अणु ही कोलॉइडी कण के आकार के होते हैं। तो जो कोलॉइडी विलयन बनते हैं उन्हें कहा जाता है बृहद आणविक कोलॉइड। दोनों में अंतर है, इसमें जो कोलॉइडी कण है वो तब बनेगा जब छोटे आकार के अणु और परमाणु परस्पर एकत्र होंगे और कोलॉइडी कण के आकार में परिवर्तित होंगे। लेकिन इसमें एक ही अणु स्वयं में इतना बड़ा होता कि वो कोलॉइडी कण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कोलॉइडी कण ही हो जाता है। जब
प्रक्षिप्त प्रावस्था के अणुओं का आकार स्वयं में कोलाइडी सीमा में होता है तो निर्मित कोलाइड को वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सॉल्ट आदि। जो तीसरा प्रकार है वो है संगुणित कोलाइड या मीसेल। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे सोप, डिटर्जेंट, इन्हें पृष्ठ सक्रिय पदार्थ भी कहा जाता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट की तरह व्यवहार करते हैं और अधिक सांद्रता पर वे कोलाइडी विलयन या कोलाइड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो कण होते हैं, जब विलयन की सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक हो जाती है, कम सांद्रता होगी तब तो विद्युत अपघट रहेंगे, वियोजित हो जाएंगे, लेकिन जब सांद्रता एक निश्चित मान से अधिक हो जाती है तो इनके जो अणु होंगे या अणुओं के वियोजन से प्राप्त आयन होंगे वो परस्पर झुंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं और उस झुंड को ही मीसेल कहा जाता है। उसका आकार कोलाइडी सीमा में होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट की भांति तथा अधिक सांद्रता पर कोलाइड की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनके कोलाइडी कण अणुओं के संगुणन के कारण झुंड के रूप में होते हैं, जिन्हें मीसेल कहते हैं, जैसे सोप एंड डिटर्जेंट कोलाइड्स। ये तो रहा कोलाइडों का वर्गीकरण, हमने विभिन्न आधारों पर देखा। अब हम देखेंगे कोलाइडों का निर्माण। मेरे बेटे, अब हम कोलाइडी कणों के निर्माण को देखेंगे। तो कोलाइडी कणों के निर्माण की जितनी भी विधियां हैं उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कहलाती हैं डिस्पर्सन मेथड्स या इन्हीं को कहते हैं प्रक्षेपण विधियां। इन विधियों में बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है। बड़े आकार के कण होंगे और उन्हें तोड़कर कोलाइडी कण में बदला जाता है। और जो दूसरी विधियां होती हैं उन्हें कहते हैं एसोसिएशन और कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स। संघनन अथवा एकत्रीकरण विधियां। इन विधियों में छोटे आकार के कणों को परस्पर जोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है। तो छोटे आकार के कण होंगे और इन्हें परस्पर जोड़कर कोलाइडी कण के आकार में बदला जाता है। इसमें जो ऊपर विधि है प्रक्षेपण विधियां, इसमें कणों को तोड़ा जाता है और संघनन विधियों में कणों को जोड़ा जाता है। अब हम इन विधियों को पृथक पृथक पढ़ेंगे।
प्रक्षेपण विधियों में जो पहली विधि है उसे कहा जाता है यांत्रिक प्रक्षेपण या कोलॉइडल मिल। इस विधि में हम एक कोलॉइडी मिल का प्रयोग करते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं। कोलॉइडी चक्की है जिसके दो पार्ट हैं। ये दोनों पार्ट परस्पर विपरीत दिशाओं में घूमते हैं और इन्हें घुमाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक हॉपर लगा होता है और तो ये जो हॉपर है इसकी सहायता से हम डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सन मीडियम और साथ ही साथ स्टेबलाइजर तीनों को इसमें डालते हैं। इस चक्की के परस्पर विपरीत दिशा में घूमते हुए पार्टों की दर लगभग 800 चक्कर प्रति मिनट होती है। ये सभी पदार्थ जब इसमें पहुंचते हैं तो इनके आपस में मिलने से कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो इसमें कोलॉइडी मिल का यूज किया जाता है जिसमें मिल का तात्पर्य है चक्की से, कोलॉइडी चक्की का प्रयोग किया जाता है जिसमें दोनों पार्ट या डिस्क्स परस्पर विपरीत दिशाओं में तीव्र गति लगभग 800 राउंड प्रति मिनट तीव्र गति से घूमते हैं। घुमाने के लिए मोटर का यूज किया जाता है। डिस्पर्स्ड फेज यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्सन मीडियम प्रक्षेपण माध्यम और स्थायी कारक स्टेबलाइजर का मतलब होता है स्थायी कारक को हॉपर की सहायता से भेजते हैं। इसे कहा जाता है हॉपर। हॉपर की सहायता से भेजते हैं और जब हॉपर की सहायता से इसे भेजा जाता है तो हमें कोलॉइडी विलयन प्राप्त होता है।
अगर हम इन दोनों पार्टों के बीच की दूरी को कम कर दें तो कोलॉइडी कण का आकार कम हो जाता है, और अगर बीच की दूरी को बढ़ा दें तो कोलॉइडी कण का आकार बढ़ जाता है। या ये कहें कि एक स्क्रू लगा होता है, उसकी सहायता से दोनों पार्टों के बीच की दूरी को कम करने पर कोलॉइडी कण का आकार भी कम हो जाता है। तो पार्टों के बीच की दूरी कम करने पर कोलॉइडी कण का आकार भी कम हो जाता है। तो इसमें बड़े आकार के कण थे, उन्हें कोलॉइडी कणों के आकार में बदला गया, यानी कि बड़े आकार के कण थे और उन्हें छोटे आकार के कणों में, जो कि कोलॉइडी विमा के होते हैं, उनमें बदला गया। इसलिए इस विधि को प्रक्षेपण विधि कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया था प्रक्षेपण विधि में बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलॉइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है। अब हम प्रक्षेपण विधि में दूसरी विधि देखेंगे, और वो है बिडिक आर्क विधि। जो दूसरी प्रक्षेपण विधि है वो कहलाती है बिडिक आर्क विधि। इस विधि में हम एल्कलाइन वाटर या क्षारीय जल को एक टैंक में लेते हैं, और वो टैंक हिमकारी मिश्रण में रखा होता है। धातुओं के इलेक्ट्रोड इसमें डुबो दिए जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करके आर्क उत्पन्न किया जाता है, जिससे धातु वाष्पित होती है और अतिशीतित जल में संघनित हो जाती है, और इस प्रकार धातुओं के सॉल्व प्राप्त होते हैं। इस विधि में भी बड़े आकार के कणों को तोड़कर छोटे कोलॉइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए यह भी एक प्रक्षेपण विधि है। क्षार युक्त अतिशीतित जल में डूबे धात्विक इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करके तड़ित या इसी को कहते हैं आर्क उत्पन्न करने पर धातु वाष्पित होती है और अतिशीतित जल में संघनित हो जाती है।
इस प्रकार हमें धात्विक सॉल्व प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सॉल्व बनाए जाते हैं। हिमकारी मिश्रण के लिए हम बर्फ को कूट लेते हैं और उसी में कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक जो टुकड़े के रूप में होता है उसे मिला देते हैं, जिससे हिमांक कम हो जाता है या जो ताप होगा वो और भी कम हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। अगर बर्फ के साथ पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो जो ताप होता है वो -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो हिमकारी मिश्रण के लिए हम बर्फ में कोई भी लवण मिला देते हैं, जिससे उसका हिमांक कम होने से ताप कम हो जाता है। ये तो रहा ब्रेडग आर्क विधि के बारे में। अब हम तीसरी प्रक्षेपण विधि को देखेंगे और वो है पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। पेप्टीकरण का तात्पर्य है ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना। ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। और जो उचित विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है उसे पेप्टीकारक या पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा बना अवक्षेप हो और उसमें फेरिक क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व प्राप्त होता है। पेप्टीकरण ताजे बने अवक्षेप को लगातार धोने से भी हो जाता है। ताजे बने अवक्षेप को बार बार धोने से पेप्टीकरण हो जाता है। जैसे BaSO4 बेरियम सल्फेट के ताजे अवक्षेप को लगातार धोने से पेप्टीकरण हो जाता है और कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। BaSO4 के अवक्षेप को निरंतर धोने से कोलाइडी विलयन मिलता है। पेप्टीकरण कभी कभी कार्बनिक विलायकों द्वारा भी किया जाता है। जैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट का अगर पेप्टीकरण इथेनॉल द्वारा किया जाता है तो कोलेडियन प्राप्त होता है। कभी कभी कार्बनिक विलायकों द्वारा भी पेप्टीकरण हो जाता है। सेल्यूलोज नाइट्रेट का पेप्टीकरण इथेनॉल द्वारा कराने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, जिसे कोलेडियन कहते हैं। ये तो रहा पेप्टाइजेशन के बारे में। इसमें भी ताज़ा अवक्षेप होगा यानी कि बड़े आकार के कण होंगे और उन्हें कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जा रहा है, इसलिए यह भी एक प्रक्षेपण विधि है। अब हम संघनन विधियों को देखेंगे। कंडेंसेशन। कोलाइडी विलयनों के निर्माण की जो दूसरी विधियां हैं उन्हें कहा जाता संघनन विधियां। इन विधियों में छोटे आकार के कणों को परस्पर जोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है। संघनन विधियों में जो पहली विधि है उसे कहते हैं रासायनिक विधि। संघनन विधियां दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक विधियां और भौतिक विधियां। तो रासायनिक विधियों में जो पहली है उसे कहेंगे जल अपघटन विधि या हाइड्रोलिसिस मेथड। कम धन विद्युतीय धातुओं के लवणों को जल के साथ उबालने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जैसे फेरिक क्लोराइड को अगर जल के साथ उबालेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व प्राप्त होता है। तो हम कम धन विद्युतीय धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए उनका उपयुक्त लवण लेते हैं और उसे जल के साथ उबालते हैं, जिससे धात्विक हाइड्रोक्साइड सॉल्व प्राप्त होते हैं। दूसरी जो विधि है वो है ऑक्सीकरण विधि। इस विधि द्वारा अधातुओं जैसे सल्फर है, आयोडीन है आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। हम जो अधातु है उसके किसी लवण का जलीय विलयन लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं।
जैसे H2S के जलीय विलयन में ऑक्सीजन प्रवाहित करने पर सल्फर सॉल्ट प्राप्त होता है। 2H2S plus O2 changes into 2S plus 2H2। तो इस तरीके से सल्फर सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। अब हम रासायनिक विधियों में कुछ और विधियां देखेंगे। अगली विधि है अपचयन विधि या रिडक्शन मेथड। धातुओं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनके मेटालिक सॉल्ट्स बनाने के लिए हम मेटल के किसी उचित सॉल्ट की क्रिया उचित अपचायक के साथ कराते हैं, जिससे मेटालिक सॉल्ट या धात्विक सॉल्ट प्राप्त होता है। धातुओं जैसे Ag, Au, Pt आदि के सॉल्ट बनाने के लिए धात्विक लवण को उचित अपचायक द्वारा अपचयित कराते हैं। मतलब धात्विक सॉल्ट अगर बनाना है तो धातु के लवण का अपचयन उचित अपचायक के साथ कराते हैं। जैसे गोल्ड क्लोराइड का अपचयन अगर स्टेनस क्लोराइड के साथ कराएं तो बैगनी रंग का गोल्ड सॉल्ट मिलता है। इसे पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं। पर्पल ऑफ कैसियस, जो पर्पल ऑफ कैसियस है ध्यान रखिए, वो गोल्ड सॉल्ट होता है। 2AuCl3 plus 3SnCl2 changes into 2Au plus 3SnCl4। ये तो रहा अपचयन विधि के बारे में। अब हम अगली रासायनिक विधि देखेंगे जिसे कहते हैं उभय अपघटन विधि, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। उभय अपघटन विधि को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि यदि दो विलयन हों, एक विलयन में ऐसा लवण घुला हुआ है जिससे A+ आयन मिलता है और दूसरे विलयन में ऐसा लवण घुला हुआ है जिससे B- मिलता है। यदि इन दोनों विलयनों को परस्पर मिश्रित कर दिया जाए और प्राप्त विलयन में A+ आयनों की सांद्रता और B- आयनों की सांद्रता का गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक हो, AB के विलेयता गुणनफल से अधिक हो तो अवक्षेप बनता है। दो विलयन है, एक में A+ आयन है, एक में B+ आयन है। जब दोनों को आपस में मिश्रित किया जाएगा और अगर आयनिक गुणनफल यानी कि दोनों में आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होता है तो अवक्षेपण होता है। अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से कम होता है तो अवक्षेपण नहीं होता। और जब आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के बराबर होता है तो संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण के लिए ये शर्त है कि आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से अधिक होना चाहिए। अब अगर कहीं अवक्षेपण हो रहा और अवक्षेप इस तरीके से बन रहा है कि वो अल्प विलेय कम मात्रा में घुलता है तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। पदार्थ के निर्माणकारी आयनों युक्त विलयनों को परस्पर मिश्रित करने पर उस पदार्थ का अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि पदार्थ की विलेयता कम होती है तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड के डेल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में तनु जलीय विलयन में अगर H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट प्राप्त होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मर्क्यूरिक साइनाइड के विलयन में H2S प्रवाहित करें तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सॉल्ट प्राप्त होगा।
ये तो रही उभय अपघटन विधि। तो इस तरह हमने रासायनिक विधियों को देख लिया। अब हम भौतिक विधियां देखेंगे, मतलब वो भौतिक विधियां जिनमें छोटे आकार के कणों को जोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाए। एकत्रीकरण अथवा संघनन विधियों में रासायनिक विधियों के बाद अब हम देखेंगे भौतिक विधियां। तो भौतिक विधियों में जो सबसे पहली विधि है वह है भौतिक अवस्था परिवर्तन द्वारा, बाई चेंजिंग फिजिकल स्टेट। जब सल्फर और मरकरी आदि की वाष्प को उचित स्थायी कारक की उपस्थिति में अतिशीतित जल में संघनित किया जाता है तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जब सल्फर मरकरी आदि की वाष्प को उचित स्थायी कारक जैसे अमोनियम साइट्रेट की उपस्थिति में ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है तो इनके सॉल्व प्राप्त होते हैं। एक तो उचित स्थायी कारक होना चाहिए, साथ ही साथ जल पर्याप्त मात्रा में ठंडा होना चाहिए, तो जो वाष्प अवस्था है वो कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है विलायक विनिमय द्वारा, बाई सॉल्वेंट एक्सचेंज। जब किसी विलयन में ऐसा विलायक मिलाया जाए, ध्यान से सुनिए, जब किसी विलयन में ऐसा विलायक मिलाया जाए जिसमें विलयन का विलेय अल्प मात्रा में विलेय हो, अल्प मात्रा में घुल रहा हो और विलायक मिश्रणी हो, तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जैसे मान लिया कोई पदार्थ A है और इसमें सॉल्वेंट S1 है। अब हमने इसमें दूसरा सॉल्वेंट H2 मिलाया तो ये दोनों तो आपस में मिश्रणी हैं, लेकिन ये इसमें अल्प विलेय हो, कम घुलता, तो हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। जब किसी पदार्थ के विलयन में ऐसा विलायक अधिकता में मिलाया जाता है जिसमें वह पदार्थ अवलेय किंतु विलयन का विलायक मिश्रणीय होता है तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा सल्फर सॉल, आयोडीन सॉल आदि का निर्माण किया जाता है। जैसे अल्कोहल के बने सल्फर के विलयन को यदि जल में मिलाया जाता है तो सल्फर सॉल प्राप्त होता है, क्योंकि अल्कोहल जल में विलेय होता है लेकिन सल्फर जल में अल्प विलेय होता है या कम मात्रा में विलेय होता है। वैसे तो देखा जाए तो विलेय ही नहीं होता, तो इसलिए हमें सल्फर सॉल्व मिल जाता है। तो जो पहली विधि थी उसमें हमने वाष्प अवस्था को कोलाइडी अवस्था में बदला, इसलिए इसे कहा गया भौतिक अवस्था परिवर्तन द्वारा, और इसमें हमने विलायक को परस्पर बदल दिया, इसलिए इसे कहते हैं विलायक विनिमय द्वारा। ये तो रहा कोलाइडी विलयनों का निर्माण। अब हम कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधियां देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। मेरे बेटे, अब हम कोलाइडी विलयनों के निर्माण के बाद देखेंगे कोलाइडी विलयनों का शोधन। तो कोलाइडी विलयनों का जब निर्माण किया जाता है तो अधिकांश विधियों में उनके लवणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कोलाइडी विलयन में लवण अशुद्ध रूप में उपस्थित होते हैं। लवणों की अशुद्धि के कारण कोलाइडी विलयन का स्थायित्व कम हो जाता है, अतः इन लवणों को कोलाइडी विलयन से पृथक करना अनिवार्य होता है, और इनके पृथक्करण के लिए कई विधियां हैं, जिनमें पहली विधि कहलाती है डायालिसिस या अपोहन। अपोहन में हम कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट की बैग में, पार्चमेंट का बैग लेते हैं, उसमें भर लें।
और उसे बहते हुए जल में लटका देते हैं। कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार बड़ा होता है, अतः वे इस बैग को पार करके, बैग के कणों का आकार छोटा होता है और कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है। ये जो बैग है, इसमें इसके स्थान पर हम पार्चमेंट के स्थान पर किसी भी अर्धपारगम झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बैग के छिद्रों का आकार छोटा होगा और उसमें जो कोलाइडी विलयन भरा हुआ है उसमें कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होगा, लेकिन जो अशुद्धियां हैं लवण के रूप में, उनका आकार छोटा होने के कारण वो इस बैग को पार करके बहते हुए जल के साथ बह जाते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली के बैग में कोलाइडी विलयन भरकर बहते हुए जल में लटकाने पर अशुद्धियां जल के साथ बह जाती है और इस तरह हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन मिलती है। जो अपोहन विधि है वो बहुत ही मंद प्रक्रम है, अत्यंत मंद प्रक्रम। इसमें 2 से 4 दिन का समय लगता है। तो इस प्रक्रम की गति बढ़ाने के लिए हम कभी कभी गर्म जल का भी प्रयोग करते हैं, और जब गर्म जल का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रक्रम को कहते हैं हॉट डायलिसिस। गर्म अपोहन। और जब हम इस प्रक्रम को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करने पर धनावेशित और ऋणावेशित अशुद्धियां अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके तेजी के साथ निकलती, जिससे प्रक्रम तीव्र हो जाता है। और जब इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो इस प्रक्रम को कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। जब इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाए तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस या विद्युत अपोहन। अब हम कोलाइडी विलयनों के शोधन की दूसरी विधि देखेंगे, और वो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। इस विधि में कोलाइडी विलयनों के शोधन के लिए अति सूक्ष्म फिल्टर या अल्ट्रा फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रा फिल्टर में छिद्रों का आकार सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों से बहुत छोटा होता है, जिससे कोलाइडी कण तो बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन अशुद्धियों के कण निकल जाते हैं। इस विधि में अतिसूक्ष्म फिल्टर, अल्ट्रा फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके छिद्र सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों से छोटे होते हैं, जिससे कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते, किंतु अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं।
अगर हम सामान्य फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हम सबसे पहले उसे कोलेडियन सॉल्यूशन में डुबोते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डुबोकर सुखा लेते हैं और इस तरह हमें अल्ट्रा फिल्टर प्राप्त होता है। जो कोलेडियन होता है वो सेल्यूलोज नाइट्रेट का अल्कोहल में बना हुआ कोलाइडी विलयन होता है। ये मैंने पेप्टाइजेशन में आपको बताया था। तो सामान्य फिल्टर पेपर को कोलेडियन के जिलेटिनी विलयन में, फिर फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में डुबोकर सुखाने पर इसके छिद्र छोटे हो जाते हैं। इसे अति सूक्ष्म फिल्टर कहते हैं। सेल्यूलोज नाइट्रेट का अल्कोहल में बना कोलाइडी विलयन कोलेडियन कहलाता है। अब हम कोलाइडी विलयनों के शोधन की तीसरी विधि देखेंगे और वो है अति सूक्ष्म अपकेंद्रण, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधि भी है और साथ ही साथ सांद्रण की विधि भी है। इस विधि में एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन का प्रयोग किया जाता है जो लगभग 1500 चक्कर प्रति मिनट की दर से गति करती है। 1500 राउंड्स पर मिनट की दर से गति करती है। जब कोलाइडी विलयन को उसमें रखा जाता है तो प्रबल अभिकेंद्र बल कार्य करता है जिससे कोलाइडी कण तली में बैठ जाते हैं और जो ऊपर पदार्थ होता है द्रव अवस्था में उसे स्लाइम कहा जाता है। कोलाइडी कण तली में बैठ जाते हैं और जो ऊपर पदार्थ इकट्ठा होता है जो द्रव अवस्था में होता है में ही अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को निथार कर पृथक कर देते हैं और जो शेष स्लाइम बचा उसमें प्रक्षेपण माध्यम की उचित मात्रा मिलाकर, जितनी हमें रिक्वायर्ड होती सांद्रता उतनी मात्रा मिलाकर के कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं। कोलाइडी विलयन को उच्च गति 1500 राउंड पर मिनट वाली अपकेंद्रण मशीन में रखने पर कोलाइडी कण तली में बैठ जाते हैं। इसमें कणों पर उच्च अभिकेंद्र बल कार्य करता है जिससे वे तली में बैठ जाते हैं। प्राप्त पदार्थ जिसे स्लाइम कहते हैं को पुनः प्रेक्षण माध्यम में घोलने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। और ऊपरी द्रव को निथार कर पृथक कर देते हैं। जो ऊपरी द्रव पृथक करते हैं उसी में अशुद्धियां होती हैं और इस प्रकार जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे स्लाइम कहते हैं और इसमें पुनः प्रक्षेपण माध्यम मिलाकर इच्छित सांद्रता वाला कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं। ये तो रहा अति सूक्ष्म अपकेंद्रण। अब हम कोलाइडी विलयनों के शोधन की अगली विधि देखेंगे और उसे कहते हैं विद्युत निथारण, इलेक्ट्रोडिकेंटेशन। अब हम कोलाइडी विलयनों के शोधन की अगली विधि देखेंगे और वो है विद्युत निथारण, इलेक्ट्रोडिकेंटेशन। इस विधि में कोलाइडी विलयन को इलेक्ट्रोडों के मध्य बिना हिलाए हुए रखा जाता है जिससे कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं और धीरे धीरे एकत्र होने लगते हैं, उदासीन होकर के एकत्र होने लगते हैं और जो अशुद्धियां होती हैं वो ऊपरी द्रव में होती हैं या प्रक्षेपण माध्यम में होती है। प्रक्षेपण माध्यम को निथार कर पृथक कर दिया जाता है और जो स्कंदित पदार्थ मिलता है उसे स्लाइम कहा जाता है। स्लाइम में उपयुक्त मात्रा में जितनी सांद्रता बनानी हो उसके अनुसार उपयुक्त मात्रा में प्रेक्षण माध्यम मिलाकर कोलाइडी विलयन तैयार कर लिया जाता है। तो इस तरह यह
कोलाइडी विलयनों के शोधन की भी विधि है और सांद्रण की भी विधि है। शोधन कर लेते हैं जिसमें अशुद्धियां दूर हो जाती, और फिर जितनी सांद्रता का विलयन बनाना चाहते हैं कोलाइडी विलयन, उतनी सांद्रता का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। यह कोलाइडी विलयन के सांद्रण व शोधन की विधि है। इसमें कोलाइडी विलयन को बिना हिलाए विद्युत इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा जाता है, जिससे निचली परत अधिक सांद्र हो जाती है, क्योंकि उसमें कोलाइडी कण उदासीन होकर के एकत्र हो जाते हैं, तथा अशुद्धियां ऊपरी परत में प्रेक्षण माध्यम में होती हैं। जो भी प्रेक्षण माध्यम होगा वो ऊपरी परत में होगा, उसी में अशुद्धियां होती हैं। ऊपरी परत को निथार कर पृथक कर देते हैं। प्राप्त स्कंदित पदार्थ, जिसे स्लाइम कहते हैं, में उचित मात्रा में प्रक्षेपण माध्यम मिलाकर इच्छित सांद्रता का कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ये तो रहा कोलाइडी विलयनों का शोधन। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कोलाइडी अवस्था को ही देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।